नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट मसाला में। मैं हूं विवेक मित्तल। नमस्कार, मैं हूं सुमित। और ये पूरा हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए वैसे तो 4 दिन एक तरफ और 1 दिन एक तरफ के हिसाब से आप सोच के चलिए। 4 दिन हम वॉर के लिए घबराए हुए थे, 5वें दिन हम वॉर खत्म होने की उम्मीद में वापस थोड़ी तेजी देख रहे थे। ये कह लीजिए कि 4 दिन से मिड कैप स्मॉल कैप टूट रहा था। आज आखिरी दिन थोड़ा रिस्पाइट आया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि भारतीय बाजारों में बहुत ही सुधार आ गया हो। तो बहुत हद तक स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चल रही है और कुछ ट्रेंड तो जारी है, जिसमें प्रमोटर माल बेच रहा है, इन्वेस्टर माल बेच रहा है, तो कंटिन्यू चल ही रहा है बाजार। बिल्कुल। लेकिन वॉर, ट्रम्प साहब के ट्वीट, ईरान, इजराइल, रशिया, चाइना सब उतर आए। मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, किसी ने मुझे बताया था कि ये साल मंगल का साल था। हाँ, ये बड़ा चल रहा है आजकल। और दंगल हो रहा है सबसे ज्यादा मंगल में। वो कह रहे हैं कि जिस साल का सम 9 होता है, 9 इज अ नंबर ऑफ मरकरी ना, तो वो होता है कि उसमें क्योंकि ये 2025 आप सम करोगे तो 9 आएगा, वो है, तो वो उस वजह से वो बोल रहे थे 2016 में भी ऐसा हुआ होगा। तो अब मुझे पता नहीं। नहीं, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ ना, मंगल के साल में सबसे ज्यादा दंगल हो रहा है। हर आदमी लड़ने को तैयार बैठा है। और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया बहुत दिन से एक्शन में नहीं आया था, तो कल उसने भी मिसाइल टेस्ट कर डाले अपने बैठे बैठे। तो जिसको जहां मौका मिल रहा है वहां वो मिसाइल मारने में लगा हुआ है। किसी ने ये भी बोला था कि ऐसा लग रहा है सारी दुनिया की जो डिफेंस मिनिस्टर और हेड्स हैं, ये सब लोग डिफेंस पे बहुत भारी लॉन्ग है, इसीलिए वो सिर्फ अपने हथियार ही दिखाने में लगे हुए, कौन किसके पास कितने अच्छे हथियार है। सुमित, वो तो हमारी पिछली बार भी बात हुई थी कि ये डिफेंस का शोकेस जो चल रहा है इस समय बहुत ही खतरनाक है। ह्यूमन लाइफ की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। मतलब आप पॉलिटिकल अपनी चीज़ें सीधी करने के लिए आप कुछ भी कर रहे हो और मतलब बहुत ही गंदा फेस है ये दुनिया के लिए। लेकिन एक चीज़ जो कि आप देखो कि ये जो पहले मैंने जब CFA कर रहा था तो मैंने एक मैट्रिक्स पढ़ी थी, EIC। तो उसमें क्या होता था, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी। तो जनरली हमें सिखाया जाता था कि भाई 2 तरीके से एनालिसिस होता है, या तो आप इकोनॉमी पढ़ो, इंडस्ट्री पढ़ो एंड कंपनी पढ़ो। कुछ लोग जब मैंने रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन में कदम रखा तो कुछ एनालिस्टों ने बताया कि भाई हम CIE उल्टा पढ़ते हैं, हम टॉप डाउन करते हैं, बॉटम अप करते हैं। तो हम कंपनी पढ़ते हैं, फिर इंडस्ट्री पढ़ते हैं, फिर इकोनॉमी देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी उस जमाने में कंपनियों में होती थी कि कंपनियों में खबर आ रही है। उसके बाद इंडस्ट्री में बहुत कम खबर आती है। इंडस्ट्री में पॉलिसी वाला मैटर होता है कि पॉलिसी चेंज हुई तो हुई। और सबसे कम वॉलेटिलिटी होती थी इकोनॉमी में। आज सबसे ज़्यादा उल्टा, आज आपको इकोनॉमी ज़्यादा पढ़नी पड़ रही है। इनफैक्ट आपके पास कंपनी जो है वो तो आप उसमें कितनी खबर आ जाती है, साल में मुश्किल से 10, 12, 15। लेकिन इकोनॉमी में रोज खबर आ रही है, और कोई ऐसी खबर आ रही है जो कि इकोनॉमी का रुख चेंज कर सकती है। मतलब आज की डेट में अगर मैं कहता हूँ ना, अगर पोर्टफोलियो मैनेजर को आप 20-30% पैसा दे रहे हो तो भाई वो बहुत ही मेहनत का पैसा दे रहे हो। वो अगर आपको रिटर्न दे रहा है तो बहुत पैसे मेहनत के रिटर्न दे रहा है। म्यूचुअल फंड में अगर आपका एंट्री लोड, एग्जिट लोड कुछ भी कट रहा है, बहुत मेहनत का कट रहा है। मतलब रियली हेड्स ऑफ टू all the portfolio manager, all the research analyst, all the people जो कि पैसा बना पा रहे हैं इस मार्केट। नहीं तो ये अगर आपको पोल साइंस पढ़नी है तो स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दिए, अपने आप ही पॉलिटिकल साइंस समझ में आने लग जाएगी हो क्या रहा है दुनिया में। खैर, लेकिन ये हर रोज एक नया एंगल बाजार में बन रहा है, हर रोज एक नई स्टोरी डेवलप हो रही है। क्रूड की तेजी कभी आई, कभी फिर गिरा, कभी तेजी आई कि वॉर बढ़ा तो क्रूड बॉयल कर जाएगा, फिर वो गल्फ ऑफ हॉर्मज़ का इशू बढ़ गया तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स भाग गया, शिपिंग शेयर भाग गए। तो ये सब चीज़ें बीच बीच में होती रहती हैं। सो ग्लोबल साइड पर तो एक तरफ हम इस चीज़ से थोड़े दुखी हैं, डोमेस्टिक साइड पर प्रमोटर मौका ही नहीं छोड़ रहे। अरे विशाल मेगा मार्ट में 10,000। अरे विशाल मेगा मार्ट, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर बताता हूँ। 21 जून की तारीख में हम खड़े हैं। सो 20 दिनों में 45,000 करोड़ का माल बिक गया है। और जिसको बेचने वालों में प्रमोटर है, VC है, इन्वेस्टर है, और ये वो है जिसमें IPO शामिल नहीं है। IPO अलग बिकने शुरू हुए हैं, ये बिना IPO के ओपन मार्केट में। आज से लेके 1 जून से लेके 21 जून तक आप बैक टू बैक हर रोज एक ब्लॉक डील देखेंगे, हर रोज एक ब्लॉक डील। इवन रिलायंस तक ने माल बेच डाला। और सबसे ज्यादा बड़ी ब्लॉक डील कोई हुई है तो वो विशाल मेगा मार्ट। हाँ, वो तो 10,000 करोड़, 20%। मतलब 45,000 करोड़ में से अकेला 10,000 करोड़ विशाल मेगा मार्ट बेच गया। और 6 महीने बाद तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, क्या प्रमोटर जब ड्राफ्ट बना रहा था DRHP के टाइम पे, तब उसे पता ही था कि मुझे और स्टेक बेचना है? नहीं, उसको 78 रुपीज पर वो IPO लेकर आया था। अब वो 120-130 की वैल्यू मिल रही है, तो मतलब 50% तो मिल ही रहा है उसको। तो 50% प्रीमियम 6 महीने में
तो 78-80 रुपए पे इन्वेस्टमेंट बैंकर भी खूब अच्छे से वैल्यूएशन देता है ना। और अगर आपको 6 महीने में 50% मिल रहा है तो दैट मीन्स कि बल्ले बल्ले। और लेने वाला कौन? या लेने तो वाले म्यूचुअल फंड या म्यूचुअल रिटेल। बॉस मुझे तो ना अब ये म्यूचुअल फंड से डर लगने लगा थोड़ा सा, कि मतलब म्यूचुअल फंड जिस तरह से ब्लॉक डील मार एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ये बड़ा खतरनाक सा मतलब सीन होता जा रहा है। नहीं तो मैं पिछली बार जब उनसे मिला था सुनील सर से, सुंदरम म्यूचुअल फंड वाले, तो उनसे मैंने ये पूछा था कि ये म्यूचुअल फंड जो खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं या किसी को बफर दे रहे हैं, ये किसी को एग्जिट तो नहीं दे रहे कि वो नीचे गद्दा लगाए जा रहे हैं उनके कूदने के लिए। तो बोले नहीं, आमतौर पे म्यूचुअल फंड ऐसे ही बैठे रहते हैं कैश पर, वो जैसी मौका मिलता है ले लेते हैं। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पे केस टू केस बेसिस पे वो उनको बफर भी दे रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग केस इसी तरह का था इस पूरे हफ्ते में, वो है हिंदुस्तान जिंक। हाँ, वो सबसे वेदांता क्लासिक स्टोरी है। हिंदुस्तान जिंक के केस में इस पूरे हफ्ते का बिगेस्ट टॉप लूजर है वो, मिड कैप 16% नीचे। हिंदुस्तान जिंक में 3000 करोड़ का माल बेच के चला गया वेदांता। और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर बताता हूँ, पिछले 3 साल में हिंदुस्तान जिंक ने वेदांता को 11,000 करोड़ रुपए का एवरेज डिविडेंड दिया। ठीक, उसके बावजूद 3 सालों में वेदांता का डेट डबल हो गया। वो तो उनकी पीएलसी कंपनी का। हाँ। नहीं, पीएलसी के लिए वो तो डिविडेंड जा ही रहा है, और इनकी जो डोमेस्टिक कंपनी है उसका डेट ट्रिपल हो गया। हिंदुस्तान जिंक का डेट डबल हो गया। हिंदुस्तान जिंक तो डेट फ्री कंपनी थी, अब वो डेट फ्री नहीं रही है, उसमें 11,000 करोड़ का डेट आ गया। और सुनिए, 99.99% हिस्सा प्लेज पड़ा है वेदांता का, 93.35% हिस्सा प्लेज पड़ा है हिंदुस्तान जिंक का। एक तरफ आपका डेट बढ़ रहा है, प्लेज हो रहा है, आप डिविडेंड भी दे रहे थे, अब आपका स्टेक भी बिक गया। क्या मंशा है इनके साथ बड़ी, ये तो इस ग्रुप के साथ प्रॉब्लम रहती है समित, और पता नहीं वो कैसे प्लेज को, मतलब मैं आज तक 20 साल हो गए ऑलमोस्ट बाजार में, मित्तल को 20 साल हो गए होंगे। मैं मित्तल से आज चैलेंज करके कह सकता हूँ कि अगर ये मुझे बता दे कि एक्चुअल स्टरलाइट का भाव क्या था, जिसमें स्टरलाइट, वेदांता, सेसागोआ, केन इंडिया, इन सब का मर्जर, और उसके बाद इनके डीमर्जर की अब डीमर्जर की बातचीत, ये तो मतलब देखिए, अगर ये इनके प्लेज वाला इशू ना हो, डेट तो देखो, मुझे अनिल अग्रवाल जी की एक बात बिल्कुल ठीक लगती है। कहते हैं भैया हम कोई छोटी मोटी चीज तो बनाते नहीं है, हमारा किसी प्रोजेक्ट की कीमत देखोगे तो 5,000 10,000 करोड़ रहती है, वो हमारी जेब में तो होते नहीं है, हम तो बैंक से ही लेते हैं, वो तो उतना तो कर्ज हम पे रहेगा। बोलो कि क्वेश्चन मेरे पे तब उठाना जब मैं आपको कैश फ्लो नेगेटिव दे रहा हूँ, है ना, प्रॉफिट नहीं दे पा रहा हूँ, एबिटा फ्रंट पे मैं लॉस में हूँ, तो आप मुझे क्वेश्चन करना, वरना नहीं कर सकते, वो ठीक है। लेकिन भैया प्लेज अब 90% में तो हर कोई आदमी डरेगा कि कल को ये ऐसा ना हो कि ये बैंकर्स के हवाले कंपनी चली जाए। मित्तल उस जमाने को जानते हो, 2008, 9, 10 के जमाने, जिसमें जीवीके, जीएमआर, पुंज लॉयड, इनके 100% हिस्से प्लेज पड़े हुआ करते थे, 99, 95, 98। अगर शेयर जरा सा नीचे आया, किसी भी वजह से आया, तो कितनी तो मार्जिन की कॉल आई और मार्जिन नहीं भर पाया तो क्या ही हाल होता उसके बाद। तो ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है तब तक जब तक आप चुका पा रहे हो। ये तो आप देखो ना, कोविड टाइम में आई रिमेम्बर वेदांता का जो शेयर था ये 60 रुपये 70 रुपये तक 60 रुपये तक आ गया था, और उस समय पर इनके बिल्कुल प्लेज कटने की बात आ रही थी कि भैया बैंकर्स ये गए, तो मार्केट में ये बात आई थी कि भाई इन्होंने जो बायबैक की खबर लेकर आए, वो डीलिस्टिंग की खबर लेकर आए थे, ये 87 रुपये के भाव पर, जिसको LIC ने जिसको डिक्लाइन किया था, तो 87 रुपये पर लाए थे। तो उससे क्या हुआ, इनको एक बफर मिल गया कि डीलिस्टिंग की खबर डाल दी, भैया 87 रुपये पे शेयर बच गया, 87-90 तक वो खुद ही आ गया। तो जो बैंकर हल्ला मचा रहे थे 60 रुपये पर, वो शांत हो गए कि मेरा शेयर तो 90 आ गया। इतनी देर में कोविड वाला मामला शांत हुआ, उनका शेयर 100 पार हुआ। फिर ये अपने आप में क्लासिकल केस है। वो ही इज वेरी स्मार्ट, एग्री, मतलब उनसे मैंने स्मार्ट आदमी कोई नहीं देखा जो कि इस तरह की सिचुएशन में, इतनी क्रंच सिचुएशन में निकाल के ले जाते हैं। तो हिंदुस्तान जिंक, वेदांता इस हफ्ते का की हाईलाइट था, चलो उस पर ध्यान रखिए। प्रमोटर का माल बिक रहा है हेविली, उस पर ध्यान रखिए, और वो बिक ही रहा है, ऐसा नहीं कि वो रुक जाएगा। अभी हर रोज एक नया ब्लॉक, हर रोज एक नई चीज आ रही है। आज अगर आपने विशाल मेगा मार्ट, हुंडई या इन शेयरों में एक स्पाइक देखा, तो उसकी वजह थी FTSE की रीबैलेंसिंग, जिसकी वजह से फ्लो आया, और फ्लो की वजह से शेयर चलते हुए दिखाई पड़े। बाकी इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मतलब जो शुक्रवार का FI और DI का नंबर भी होगा, वो भी काफ़ी बड़ा आपको दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी FTSE रीबैलेंसिंग का इम्पैक्ट होगा। सो इस वजह से वो नंबर थोड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन अदरवाइज एक दिन के अंदर जो ये स्पाइक आ रहे हैं बड़े बड़े शेयरों में, वो इसीलिए आपको दिखाई पड़ रहा है। और बताइए। बस सुमित, बाकी जो ये एक मैंने थोड़ा सा ये ना इस पूरे वीक में एक चीज़ पढ़ी है, ईरान इजराइल। अब तो
हम ऐसा लगने लगा कि जियोपॉलिटिकली तो बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे कुछ सालों में। मुझे तो लगता है मेरा रिटायरमेंट पे मैं एक पूरा जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हूँगा, मैं स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट तो बोलना ही बंद कर दूंगा अपने को। ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है ना, कि 20% क्रूड ऑयल दुनिया का इससे जाता है। अब इसको डीप में पढ़ोगे ना तो उसको ईरान मुश्किल से ही टच कर सकता है, क्योंकि उसका बड़ा पार्ट ओमान के पास है। अब दूसरी चीज, अब अमेरिका अगर वो उसने हुर्मुज को ब्लॉक कर दिया, मान लो वीकेंड में खबर आ गई कि जी हो गया, तो अमेरिका सीधा अटैक करेगा, क्योंकि 20% सप्लाई है ना। अच्छा, तीसरा प्रॉब्लम, उनका खुद का जो दोस्त है, ईरान का सबसे पक्का दोस्त चाइना भी इस चीज को नहीं चाहता, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा इनका बायर है ईरान से क्रूड ऑयल का, ठीक है। 75% उनके एक्सपोर्ट का ईरान से चाइना ही खरीदता है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, अब ये इसीलिए मार्केट थोड़ा सा चल रहा है। मार्केट में आज जो फ्राइडे को हमने रिकवरी देखी है, उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि भाई ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स वगैरह से मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ सेटलमेंट हो जाए। वैसे भी आप एक चीज समझो ना, अमेरिका ने कभी कोई लड़ाई अपने धरती पे नहीं लड़ी पिछले इतने सालों से। जैसे ही उनको लगता है ना कि कोई मिसाइल उनके देश में आके गिरेगी, नॉर्थ कोरिया वाला हो, ईरान वाला हो, तो तुरंत समझौते पे इधर उधर से यूरोप में फ़ोन मिलाते हैं, आप जाके समझौता करवा लो या कुछ कर लो। तो अब यूरोपियन वालों को भेज दिया उन्होंने। नहीं तो ऐसा लग रहा है क्या कि ये ट्रम्प साहब एक ग्लोबल पीस प्राइस चाह रहे हैं? पीस प्राइस कुछ नहीं, ये एक्चुअली अपने खुद का पीस चाह रहे थे और ये खुद फंस गए। मुझे तो लगता है ये जो इनके ट्रम्प और टैरिफ वाली जो सिचुएशन थी कि 9 जुलाई करीब आ रही है, पूरे मीडिया को युद्ध में फंसा दो, अब ये उल्टा युद्ध में भी फंस गए। तो अब इनको ये समझ नहीं आ रहा। एक चीज अच्छी है ट्रम्प साहब की कि मीडिया के लिए इन्होंने बहुत खाना दे रखा है, मतलब एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है हर तरफ। हम या तो आप मतलब आप खुद सोचो, 5 हफ्ते हो गए होंगे, 5 हफ्ते से हम कभी टैरिफ पे बात कर रहे हैं, कभी ट्रम्प पे बात कर रहे हैं, कभी वॉर पे बात कर रहे हैं, ये चल ही रहा है। और हर जगह पे ट्रम्प साहब मतलब कहीं ना कहीं खूब कर उन्हीं पर आके कहानी खत्म होती है। बिल्कुल। सो इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। उन्होंने एक बात बहुत साफ बोली है कि नेक्स्ट 2 वीक में मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे ईरान पे वॉर करना है कि नहीं करना। और उन्होंने ये भी बोला कि नेक्स्ट वीक भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो मतलब नेक्स्ट वीक, वो 2 वीक की बात करते हैं उनके। मैं और चीजें पढ़ रहा था, ट्रम्प हमेशा जब कोई मुसीबत में फंस जाते हैं तो उनका ये पैट डायलॉग है कि मैं 2 वीक में डिसाइड करूंगा। ये उनके आसपास के लोगों के बयान है। तो वो 2 वीक में डिसाइड नहीं कर रहे होते, वो डिसाइड तो पहले करके बैठे होते हैं। 2 वीक तो वो बोल देते हैं, है ना, चलो कुछ दिन के लिए राहत, आप राहत मान लो, लेकिन 2 वीक नहीं है वो। हो सकता है वीकेंड में ही कुछ खबर आ जाए, हो सकता है कि वो अगले वीक में ही खबर आ जाए। तो वो कुछ भी, मतलब ट्रम्प से तो मतलब अब दुनिया शायद तो एक बात बताओ, त्रासित हो चुकी है। इतने साल हो गए, 15 साल 20 साल से तुम मार्केट देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। ये 20 साल में ऐसे इवेंट आते ही रहते हैं, एंटरटेनमेंट तो बना ही रहता है। कभी ये आएगा, कभी क्राइसिस आया, नोटबंदी आई, ये वो सब आता रहता है। एक आम आदमी जो बेचारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जिसने बढ़िया शेयर ले रखे हैं, HDFC बैंक, रिलायंस, TCS और इस तरह के शेयर लेकर बैठा है, और ये सब रोज रोज डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, वो क्या करे? कुछ नहीं, जब लॉन्ग टर्म है तो वो अपनी बात को याद रखे कि वो लॉन्ग टर्म है। हाँ, उसे याद रखना जरूरी है ना, उसे याद रखना जरूरी है, लॉन्ग टर्म है। लेकिन अगर ट्रेडर है, हाँ ठीक है, तो उसके लिए कितना थ्रिल है? देखिए, थ्रिल जिसके अच्छे दिन चल रहे हैं उसके लिए थ्रिल मजेदार है, और जिसके लिए ये खराब दिन चल रहे हैं उसके लिए हॉरर मूवी है। तो और तीसरा जो कैटेगरी होता है उसमें होता है कि मैं था तो ट्रेडर लेकिन बन गया इन्वेस्टर। वो तो सारे 95% लोग वही है। नहीं, और एक चौथी कैटेगरी भी है कि मैं था इन्वेस्टर लेकिन सोचता हूँ एज अ ट्रेडर। वो कैटेगरी जो है ना, वो वाली कैटेगरी थोड़ी दुर्लभ है। वो मन लगाने वाले लोग हैं कि इन्वेस्टर बन गए, इन्वेस्टर थे कि मैं लॉन्ग टर्म काम करना चाहता हूँ, अब स्क्रीन पर बैठे हैं, बोर हो गए हैं, तो चलो कुछ तो कर लें, कुछ तो कर लें। तो वो ट्रेडर बाई, मतलब बट अगर उनमें समझदार लोग होते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि यार हम 10% अपना जो चंक है उसका केवल 10% से ट्रेड करते हैं, 90% हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो वो चीज़ है, वो लेकिन सबसे सेफ होता है। चलो हाँ, वो सेफ। तो ये तो 4 तरह की कैटेगरी हो गई। अच्छा, अगले हफ्ते IPO बाजार दोबारा गुलजार हो गया है। HDB का IPO आने वाला है। हाँ, वो HDFC बैंक की फाइनेंशियल, बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है वो भी, और लेसन भी है सबके लिए। अच्छा, लेसन कैसे है? HDB आज से 2 दिन पहले अनलिस्टेड मार्केट में 1200 रुपए पर शेयर पर ट्रेड हो रहा था। ठीक है। कंपनी ने अपना प्राइस बैंड लॉन्च किया 780 रुपए पर शेयर। अच्छा,
आप अनलिस्टेड में ही 50% घाटा खा चुके हो। ठीक, तो ये पहला लेसन है कि आप अनलिस्टेड में जो NSE चाहिए, NSDL चाहिए, HDB चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसमें समझ लो कि क्या खेल चल रहा है और उसके हिसाब से एंटर करो। ये पहले रिलायंस रिटेल में हुआ था, 2100 रुपए का शेयर 1200 रुपए में डीलिस कराया रिलायंस ने, और अब यहाँ हुआ कि 1200-1400 रुपए में ट्रेड होने वाला शेयर 2 दिन पहले ट्रेड हुआ है और आज उसका जो दाम आया है वो 780 रुपए पर शेयर है। सो सीधा सीधा नुकसान खा गया। तो ये अनलिस्टेड मार्केट में अगर आप लोग सोच रहे हो कि बहुत पैसा बन जाता है, आज ले लें, मौका नहीं मिलेगा कभी, ऐसा कुछ नहीं। सुमित, एक चीज और भी मैं पढ़ रहा था ना कि कोई वो एक बहुत बड़ा अनलिस्टेड मार्केट का स्कैम हुआ है, वो पैसे लेके भाग गया। वो में हुआ है बॉम्बे में कि 40 करोड़ रुपए के आसपास शेयर की कमिटमेंट की, लेकिन डिलीवरी नहीं दी और भाग गया पैसा। तो ये बहुत कुछ है यहाँ पे। इसलिए अनलिस्टेड मतलब सालों साल में ना बहुत लोग प्रलोभन आते हैं, सर ये ले लो, वो ले लो, अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। जो सामने मिल रहा है हर शेयर में, भाव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिक्विडिटी। वही आपको ज़्यादा अच्छा समझा पाएगा, इसने बहुत लिक्विडिटी, अनलिक्विड और लिक्विड शेयर अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, लेकिन लिक्विडिटी इतनी इंपॉर्टेंट है। माल बेचोगे किसे, भाव मिल भी गया तो बेचोगे किसे, से लिक्विड शेयर या लिक्विडिटी के आसपास रहिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। सही बात है। एंट्री वही वाली नियम है ना कि एंट्री कहीं भी कर लो। अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलने का चक्रव्यूह से निकलना आना चाहिए, तो एग्जिट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा ही बोलते हैं एनालिस्ट कम्युनिटी के लोग कि भैया मैं जब बेच रहा होता हूँ कोई माल, मुझे याद है मेरे एक फ्रेंड है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, बड़े अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर है, उन्होंने 900 रुपये पर बजाज फाइनेंस लिया था, ठीक है, 6100 रुपये पर उन्होंने बेचा। तो उन्होंने बताया कि भाई मैंने जिंदगी में इससे बढ़िया मेरी कॉल आज तक नहीं दी, मेरे पोर्टफोलियो को उस शेयर ने बहुत चमकाया। 6000 पर जब उन्होंने बेचा तो मैंने कहा भाई अब आपको वैल्यू नहीं दिख रही? कह रहे नहीं, अब ये पिटेगा। अच्छा, वो 1-2 साल थोड़ा सा सुस्त भी रहा इधर उधर, अब वो हो गया 9000। मेरी अब उनसे बात हुई, मैंने भाई ये तो 9000 हो गया। कहते अब तो अपॉर्चुनिटी गॉन, अब हम दूसरा कोई बजाज फाइनेंस देखेंगे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई मिला नहीं। ठीक है ना, लेकिन चीज यही है कि देखो 900 से 6000 तक का पेशेंस रखना, कितने मौके आए होंगे, कितने मौके। देखिए, प्रॉफिट को पालना ही तो सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल, मतलब एग्जिट इज द टफेस्ट थिंग। चलिए अगले हफ्ते के लिए और क्या? कुछ नहीं है सुमित, ये ईरान इजराइल खत्म हो, पता लगे कि भैया युद्ध हो रहा है, कुछ और आएगा तो कोई ना कोई वॉर चलेगा तो ये तो मान के चलिए। अब तो मतलब कुछ भी, अब हमारे पास भी कुछ नहीं है ट्रिगर, क्योंकि असली ट्रिगर तो वो होता है। अब पहले एक जमाना होता था, हम इन्फ्लेशन पढ़ते थे, IIP पढ़ते थे, दुनिया जहाँ की सिलेबस होता था हमारा छोटा छोटा, वो तो सिलेबस सब इधर उधर हो गया। आप कोई भी ट्रिगर ले आओ, एंड में ट्रिगर यही काम करेगा कि भैया जियोपॉलिटिकल क्या है। तो जियोपॉलिटिकल में यही है कि जी ईरान की तरफ से अगर कुछ हो जाता है, उनके विदेश मंत्री की और यूरोपियन यूनियन की बैठक ठीक ठाक हो जाती है, अगर उसमें कुछ आ जाता है ठीक है, फिर ट्रम्प का मूड स्विंग कहाँ पर होता है वो देखना पड़ेगा, ट्रम्पोमीटर। और फिर इजराइल का भी देखना पड़ेगा कि वो अटैक अभी तक तो खा नहीं रहते। अमेरिका का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उनको ये पता है कि 2010 में जो इन्होंने और इजराइल ने मिलकर जो डिफेंस सिस्टम बनाया था वो भेज रहा है ईरान, तो अगर हमारे ऊपर 2 मिसाइल भी छोड़ी तो हमारा क्या होगा। तो अमेरिका ये सब सोच के शायद युद्ध नीति में उतरेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है कि युद्ध ही है। अगर कुछ भी हुआ तो मंडे मार्केट वैसा ही होगा जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ था। फ्राइडे को हम कुछ और सोच के गए थे, मंडे को कुछ और हो गया। खैर, तो ये सब ग्लोबल ट्रिगर और सबसे बड़ा ट्रिगर तो यही है जिस पर आप नज़र रखिए। बाकी डोमेस्टिक स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी बनती रहेंगी, उनके हिसाब से काम कीजिएगा। लेकिन कहाँ प्रमोटर माल बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, कितनी जल्दी बेच रहा है, नहीं बेचना चाहिए था, कौन इन्वेस्टर निकल गया, ये सब चीज़ें बहुत क्लोजली वॉच करने वाली हैं। जहां उनको वैल्यू नहीं दिख रही वहां आप वैल्यू मत तलाशिएगा। बाकी IPO मार्केट गुलजार हो ही रहा है, तो वहां पर भी नंबर्स के हिसाब से ही आपको काम करना। अगले हफ्ते एक लिस्टिंग है और 5 IPO खुलने जा रहा है, तो वो एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है जिनको आप स्पेसिफिक बेसिस पे ही देखिएगा। तो ये सब ट्रिगर के बीच में अगले हफ्ते आपसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार।